हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज की जो हमारी क्लास है वो है हिंदी पेडागोजी पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जितने भी मेरे भाई हैं वो सभी सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितने भी नए लोग इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो सभी के सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हिंदी पेडागोजी पार्ट नंबर 2। और जिस भाई को नोट चाहिए वो भाई इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है 9911586665 पर, या वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकता है जिसका नाम क्या है, जीत मंत्रा। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। हम लोग पढ़ेंगे, हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो हमने हिंदी भाषा यानी भाषा के बारे में जाना था कि भाषा है क्या, किस किस तरीके से भाषा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, भाषा कितने प्रकार की होती है, हर चीज़ को डिटेल से पढ़ा था। जो बच्चा नया है वो पहली वीडियो को पार्ट नंबर 1 को हिंदी के पेडागोजी को जरूर देख ले। और मैं कहता हूं कि अगर अपने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर याद रखना 2 देख लिए तो आपके पेडागोजी में 15 में से 15 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, एक भी नंबर नहीं कटेगा, मात्र इन 2 वीडियो को ही देख लीजिए। एक साइकोलॉजिस्ट थे, महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक, उनके बारे में जानेंगे। एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम क्या था, स्टीफन क्रेसन। तो किस देश के निवासी थे याद रखना, ये अमेरिका देश के निवासी थे। और ये क्या थे कि ये भाषाविद थे, यानी कि ये एक क्या थे, ये लैंग्वेज के बारे में इन्होंने कहा था, भाषा के बारे में कहा था। और ये किस देश के निवासी थे मेरे भाई याद रखना, ये थे अमेरिका देश के। इन्होंने कहा था, इन्होंने एक रूल बताया था, इन्होंने एक नियम दिया था, SLA। SLA है क्या याद रखना, इन्होंने कहा था सेकंड लैंग्वेज के बारे में। प्राथमिक लैंग्वेज जो होती है वो बच्चे की मदर टंग होती है, लेकिन जो सेकंड लैंग्वेज के बारे में इन्होंने कहा था कि जो बच्चा जिस प्रकार से पहली लैंग्वेज को सीखता, अपनी मातृभाषा को सीखता है, वैसे ही वो किसी भी दूसरी भाषा को सीख सकता है। जैसे सपोज कीजिए कि किसी बच्चे की मातृभाषा है हिंदी, और अब उसने हिंदी का उसने ज्ञान ले लिया, अगर वो इंग्लिश को भी सीखना चाह रहा है तो जैसे उसने मातृभाषा को सीखा है वैसे ही वो क्या है, हिंदी भाषा को भी सीख सकता है। तो देखो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने द्वितीय भाषा अर्जन के बारे में कहा था। इन्होंने परिकल्पनाएं जो दी थी याद रखना, वो कितनी दी थी मेरे भाइयों, 5 दी थी। हमसे पूछा जाता है कि स्टीफन क्रेसन जो थे उन्होंने कितनी परिकल्पनाएं दी थी, तो 5 दी थी। कौन कौन सी दी थी, सबसे पहली जो दी थी वो दी है अर्जन, यानी कि अधिगम परिकल्पनाएं, यानी कि अर्जन अधिगम परिकल्पनाएं। ये क्या होता है इनके बारे में जानते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा था, दूसरी भाषा का अर्जन करना। इनका कहना था कि हमें क्या है कि जिस तरीके से हमने पहली भाषा का अर्जन किया था उसी प्रकार से हम किसी दूसरी भाषा का भी अर्जन कर सकते हैं। इन्होंने सेकंड जो परिकल्पना बताई थी वो क्या थी याद रखना, निगरानी। निगरानी क्या है देखो, बच्चों को ऐसे भाषीय अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो। इनका मतलब था कि बच्चों के ऊपर निगरानी रखिए, और बच्चों को, जो बच्चे ने पहली लैंग्वेज सीखी है, अगर उसे सेकंड लैंग्वेज को सिखाना है तो थोड़ा हमें उस पर ध्यान देना होगा। जब तक हम उसे ध्यान नहीं देंगे तब तक वो बच्चा दूसरी लैंग्वेज को बिल्कुल नहीं सीख सकता है। तीसरा क्या था, तीसरा होता है भावात्मक फिल्टर। भावात्मक फिल्टर क्या होते हैं इसे समझना। अगर मैं बात करता हूं भावात्मक फिल्टर की, तो इसके अंदर क्या करता है कि बच्चे की जो भाव है, यानी बच्चे के जो संप्रेषण है, बच्चों की जो फीलिंग है, उनको कहीं ना कहीं समझना चाहिए और लैंग्वेज को उससे जोड़ना चाहिए। ये होता है भावात्मक फिल्टर कहा गया है। चौथा है प्राकृतिक क्रम। प्राकृतिक क्रम क्या है याद रखना, जैसे उसने अपनी मातृभाषा को सीखा है वैसे ही वह दूसरी भाषा को भी सीख लेगा। ये क्या होता है, प्राकृतिक क्रम होता है। और अगर मैं बात करता हूं इनके 5वें परिकल्पना की, वो क्या होता है, निवेश। ये निवेश क्या है याद रखना, अगर मैं निवेश की बात करता हूं तो भाइयों याद रखना, बच्चों को ऐसे इनपुट देने चाहिए जो बोधगम्य है। बोधगम्य का मतलब क्या है याद रखना, अगर मैं बात करता हूं बोधगम्य निवेश के बारे में, ऐसे शब्दों को याद रखना, एग्जाम में ऐसे ही शब्द आपको देखने को मिलेंगे जिनका हमें अर्थ जो है पता होना चाहिए। बोधगम्य का मतलब होता है कि भाषा से जुड़े हुए बच्चों को क्या देने चाहिए, कि भाषा से जुड़े हुए बच्चे को अवसर देने चाहिए। बोधगम्य का मतलब क्या होता है, अवसर। यानी कि बच्चे को हम जितने ज्यादा अवसर देंगे भाषा के, लैंग्वेज के, बच्चा जो है वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, देखना, लैंग्वेज को सीखेगा या भाषा को सीखेगा।
तो ये टोटल 5 क्या थे, परिकल्पनाएं थी, किसके अकॉर्डिंग थी याद रखना बच्चा, ये जो थी ये थी स्टीफन क्रेसन के अकॉर्डिंग। अब देखिए प्रश्नों के प्रकार। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नों के प्रकार, जिसमें पहला जो प्रकार है वो कौन सा है, बोध प्रश्न। बोध प्रश्न कौन से होते हैं याद रखना, प्रस्तुत पाठ के समझने में छात्र कहाँ तक सफल हुए हैं यह जानने के लिए बोधगम्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ पढ़ाने के बाद प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखना बोधगम्य प्रश्न कौन से होते हैं। अगर मैं बोधगम्य प्रश्न की बात करता हूं तो यह वह प्रश्न होते हैं जिन्हें टीचर कक्षा में टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चे से क्वेश्चन करता है, प्रश्न पूछता है और जानने की कोशिश करता है कि मैंने जितना बच्चों को पढ़ाया है उतना बच्चों की समझ में आया या नहीं आया। अगर आया है तो कितना आया है। इसी को कहा जाता है, देखना मेरे भाइयों, बोधगम्य यानी बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न कहा जाता है। दूसरा होता है, दूसरा प्रकार जो होता है याद रखना, प्रश्नों का टाइप होता है, इसे कहा जाता है विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न क्या होते हैं, विषय वस्तु व पाठ को विकसित करने के लिए किए जाते हैं। यानी कि बच्चे को बताने के लिए कि आज जो आपका टॉपिक चलने वाला है या जो पाठ है उसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए पहले ही बच्चे से जो क्वेश्चन किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है विकासात्मक प्रश्न। यानी कि बच्चा ताकि उन चीजों के बारे में ज्यादा जाने, ज्यादा खोजने की वो करे, ज्यादा खोजे, जिससे क्या है वो प्रश्नों को ज्यादा जान सकता है। तीसरा होता है याद रखना पूर्णाकृत्यात्मक प्रश्न। पूर्णाकृत्यात्मक प्रश्न क्या होते हैं, ऐसे प्रश्न शिक्षण शिक्षण परा होने के बाद विषम से संबंध किए जाते हैं ताकि विषय, यानी विषम नहीं होगा बच्चे, विषय है ये, विषय से संबंध किए जाते हैं ताकि विषय वस्तु का एक परीक्षण किया जा सके और पाठ सभी बच्चों को समझ आया है नहीं, टीचर को यह भी पता लग सके। तो पूर्णाकृत्यात्मक क्या होता है इसके बारे में समझना। अगर मैं इसकी बात करता हूं, या पूर्णावृत्त्यात्मक, कृत्यात्मक या वृत्त्यात्मक ये वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कि टीचर बच्चों से उस विषय से जुड़े हुए क्वेश्चन करता है और जिन क्वेश्चनों के माध्यम से वो क्या करता है कि बच्चे ने या जितने भी कक्षा में बच्चे हैं वो सभी पाठ को अच्छे से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, इस चीज के बारे में जो टीचर होता है वो जानने की कोशिश करता है। नेक्स्ट होता है परिचयात्मक प्रश्न। परिचयात्मक प्रश्न क्या होते हैं, जिन प्रश्नों में पाठ का परिचय कराया जाता है उसे परिचयात्मक या प्रस्तावना प्रश्न कहा जाता है। यानी कि पाठ का जिनमें परिचय बताया जाता है, मेरे भाई याद रखना, पाठ का क्या बताया जाता है, परिचय बताया जाता है, जब परिचय कराया जाता है उसे परिचयात्मक प्रश्न कहा जाता है। नेक्स्ट होता है कालांतरित प्रश्न। कौन से होते हैं, तो कालांतरित प्रश्न की बात मैं करता हूं तो मौन पठन के बाद बच्चों से पूछे गए प्रश्नों को कालांतरित प्रश्न कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब टीचर कक्षा में होता है तो बहुत बार टीचर क्या कहता है, भाई शांति से चुप होके, किसी बच्चे की आवाज ना आए, क्वेश्चनों को याद करो। तो बच्चे बिल्कुल शांत, यानी कि साइलेंट रीडिंग, जब बच्चा होता है बिल्कुल शांत होकर उन क्वेश्चनों को याद करता है। अब बच्चे ने शांत होकर उन प्रश्नों को याद कर लिया तो टीचर क्या करता है, उन क्वेश्चनों को पूछता है। तो इसी को कहा जाता है, याद रखना, कालांतरित प्रश्न कहा जाता है। इसी के बाद आगे समझना उत्तम पाठ्य पुस्तक। ये उत्तम पाठ्य पुस्तक क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए उत्तम पाठ्य पुस्तक की अगर मैं बात करता हूं तो पहला जो पॉइंट होता है बच्चे, इसमें क्या होता है, भाषा एवं शब्द भंडार। यानी कि जो बच्चा होता है, यानी कि जो उत्तम पाठ्य पुस्तक होगी उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर जो भाषा है वो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए और शब्द भंडार कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। सेकंड है शैली और योजना या आकृति। याद रखना ये क्या होगा मेरे भाइयों, आकृति होगा। इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है इसे समझना। इसका मतलब होता है कि जो उस पाठ्य पुस्तक की शैली है, यानी कि जो उसमें योजनाएं बनाई गई है, जो उसमें लेसन प्लान बनाया गया है, वो एकदम क्या हो, अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है अच्छा विषय वस्तु हो। थर्ड पॉइंट क्या होगा याद रखना कि उसका जो विषय वस्तु है मेरे भाई वो कैसा होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर जो भी पाठ दे रखा है, जो भी क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, जो भी टॉपिक दे रखा है वो बिल्कुल एकदम अच्छा होना चाहिए, बच्चों के रियल लाइफ से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है उसके बाद में प्रमाणिक स्रोत कौन से होते हैं। प्रमाणिक अगर मैं स्रोत की बात करता हूं तो बच्चा याद रखना इसका मतलब होता है कि जो भी उसमें चीज दे रखी है वो बिल्कुल क्या हो, प्रमाणित हो। यानी कि ऐसा ना हो कि टीचर को पाठ्य पुस्तक तो स्टूडेंट को दे दी लेकिन वहां उस पाठ्य पुस्तक से एक भी प्रश्न पेपर में ना आया या उससे जुड़ी हुई एक भी क्वेश्चन ना हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रमाणित होना चाहिए, प्रमाणित स्रोत हो।
कि जो भी चीज आपको बताई जा रही है वो बिल्कुल क्या है, सही है। ऐसा ना हो कि टीचर में क्वेश्चन आंसर कुछ और हो किसी बुक में और उस बुक में और कुछ गलत दे रखा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा आपके एनसीईआरटी की बुक है, इसी प्रकार की क्या होनी चाहिए, प्रमाणिक स्रोत होना चाहिए भाई। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और हुए थे, साइकोलॉजिस्ट हुए थे, जिन्होंने किसके बारे में कहा था, जिन्होंने भाषा से जुड़ी हुई क्या चीज थी कही थी, यानी कि विचार दिए थे, वो कौन कौन से थे। इनमें एक तो सबसे बड़े जो आते हैं या जिनका सबसे ज्यादा नाम आता है वो आते हैं चोमस्की। और चोमस्की की एक पर्सनल अपनी थ्योरी भी है, तो चोमस्की ने याद रखना, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। याद रखना, चोमस्की जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा था कि जो बच्चा होता है उसमें भाषा सीखने की जन्मजात क्या होती है, याद रखना, क्षमता होती है। बच्चा जन्म से ही उसके दिमाग में क्या है, उसके मस्तिष्क में एक डिवाइस लगाता है, जिस डिवाइस का नाम उसने क्या लगाता है, याद रखना, जिस डिवाइस का नाम उसने लिया था एलईडी यानी लेड कहा था बच्चे, याद रखना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, याद रखना। ये किसने कहा था, ये कहा था चोमस्की ने। तो इन्होंने कहा था, इन्होंने बताया कि हमारे दिमाग में क्या होता है, एक एलईडी नाम का एक डिवाइस होता है जिसकी वजह से बच्चा जो होता है भाषा को सीख लेता है। दूसरा इन्होंने क्या कहा था, रखना, इन्होंने दिमाग की दो संरचनाएं बताई थी। पहली जो संरचना थी वो थी सतही संरचना, सेकंड थी, याद रखना, गहरी संरचना। अब जो सतही संरचना होती है वो कौन सी होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो मेरे भाई याद रखना, इसमें जो बच्चे होते हैं, इसमें बच्चे शब्दों को जानता है पर अर्थ को नहीं जानता। यानी कि जो सतही जो संरचना होती है उसमें जो बच्चा होता है वो शब्द को तो जानता है लेकिन उसे अर्थ के बारे में नहीं पता। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो कभी कभी पानी मांगता है, तो पानी मांगते समय वो क्या बोल देता है, पा भी बोल देता है। कभी कभी वो पापा भी बोल देता है, कभी कभी वो माँ भी बोल देता है या मम्मा बोल देता है। अब उसे ये नहीं पता कि उसे चाहिए क्या या किसको क्या कहा जाता है, लेकिन हाँ वो शब्दों को जरूर बोलना सीख जाता है। तो इसी को कहा जाता है, देखना, उसका जो ब्रेन काम करता है, उसका जो दिमाग काम करता है, चोमस्की के अनुसार उसकी कौन सी वो करता है, सतही संरचना प्रयोग करती है, यानी दिमाग में काम करता है। अब जानेंगे हम लोग गहरी संरचना क्या होती है इसके बारे में। तो देखिए, इसमें बच्चा शब्दों के अर्थों को भी जान जाता है। अब बच्चा जो है इसमें क्या करता है, वो शब्दों के अर्थों को जान जाता है। गहरी संरचना का मतलब क्या है, सतही माने ऊपर सिर्फ शब्दों को जान रहा है, गहरी का मतलब क्या है भाई, थोड़ा डीप जाना, यानी बच्चा शब्दों के अर्थों को भी जान जाता है। और याद रखना, चोमस्की ने क्या कहा था कि जो भाषा होती है वो क्या होती है, सार्वभौमिक व्याकरण भाषा को माना है। तो इन्होंने क्या माना है भैया, इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण को माना है। तो ये किसका था, ये चोमस्की के अनुसार था। इसी के बाद कुछ और साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपने विचार दिए थे, जिनमें से नाम आता है एक वाइगोत्स्की। भाषा से जुड़े हुए वाइगोत्स्की के कुछ विचार थे अपने, वो विचार कैन के बारे में जानते। देखिए इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था, वाइगोत्स्की का कहना था कि जो सामाजिक या सांस्कृतिक या भाषा, इन तीनों को महत्वपूर्ण माना है। यानी कि वाइगोत्स्की का कहना था कि जो बच्चा होता है या तो वो अपने कल्चर से सीखता है या अपने सोशल यानी कि समाज से सीखता है या बच्चा किससे, भाषा के माध्यम से सीखता है। बस तीन ही कारणों से जो होता है बच्चा सीखता है, चाहे वो समाज हो, संस्कृति हो या याद रखना भाषा हो। तो ये किसने कहा था, ये कहा था वाइगोत्स्की ने। और वाइगोत्स्की ने ये भी कहा था कि बच्चे में पहले भाषा आती है, बाद में क्या आते हैं भाई, याद रखना, विचार आते हैं। कैसे इसे समझना, वाइगोत्स्की का कहना था कि जरूरी नहीं है कि बच्चों को विचार आए, बच्चा सीधा बोलना प्रारंभ कर देता है। ये किसने कहा था, वाइगोत्स्की ने। बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन याद रखना, पेपर में बहुत ज्यादा देखने को मिला है। और अगर किसी भाई को नोट चाहिए तो भाई वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, 9991158665। अगर सीटेट पेपर चाहे फर्स्ट हो या सेकंड, अगर किसी को भी नोट चाहिए तो आप लोग यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हो या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम क्या है, जीत मंत्रा। ये चीज याद रखना, क्या नाम है जिसका, जीत मंत्रा। अब देखिए, प्याजे नाम के साइकोलॉजिस्ट थे जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि बच्चे में पहले क्या आते हैं, विचार आते हैं और बाद में क्या आती है, भाषा आती है। तो इन्होंने क्या कहा था, याद रखना, कि बच्चा पहले विचारों को लेकर आता है, बच्चे के अंदर पहले विचार जन्म लेते हैं, उन विचारों को बच्चा व्यक्त करता है। यानी कि उन विचारों को बच्चा व्यक्त किससे करता है, भाषा से। अब बच्चा भाषा परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। तो ये जीन प्याजे ने कहा था कि जो बच्चा होता है वो भाषा के साथ रिएक्शन अंतःक्रिया करके जो होता है वो भाषा को सीखता है। अब इसी के साथ एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे जिनका नाम था स्कीनर। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था बच्चा अनुकरण करके नकल करके सीखता है, ये चीज याद रखना। तो इन्होंने क्या कहा था, जो बच्चा होता है वह नकल करके सीखता है या वह अनुकरण करके सीखता है।
अब देखिए पढ़ने के प्रकार कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो पढ़ने के प्रकार में पहला जो होता है उसे कहा जाता है स्कीमिंग, यानी कि जिसे कहा जाता है रीडिंग। स्कीमिंग को क्या कहा जाता है, रीडिंग कहा जाता है। अब ये है क्या, इसके बारे में जानेंगे। तो भाई वीडियो को शेयर करते रहिए, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट्स करें, लाइक करना ना भूले। अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करते रहिए। अब देखिए स्कीमिंग क्या है इसके बारे में जानेंगे। जब पाठक पाठ्य सामग्री को केंद्रीय भाव तथा सार खोजने के लिए तेजी से पढ़ता है और लेखक के उद्देश्य तथा लिखने की व्यवस्था को समझाना चाहता है, तो यह प्रक्रिया स्कीमिंग रीडिंग के अंतर्गत आती है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि हम लोग कभी किसी की इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो इंफॉर्मेशन लेने के लिए बस उसकी हेडलाइन को पढ़ते, मोटी मोटी चीजों को पढ़ लेते हैं। जैसे अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो हम पूरी डिटेल नहीं पढ़ेंगे कि कितने गोले छोड़े गए कितने नहीं, बस क्या पढ़ेंगे कि भाई रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था। अब ऐसी ही चीज हम लोग पढ़ते रहते हैं कि ठीक है भाई कौन सी, जैसे किस कहीं पर इलेक्शन हुए, हम उस इलेक्शन में ये जानेंगे कि कौन जीता है कौन नहीं जीता, हारा है। तो बस मोटी मोटी चीज कि राजस्थान के अंदर भाई कौन बन गया, सीएम कौन है, बस हमने पूरा, हमने नहीं पढ़ा किस विधानसभा क्षेत्र से खड़ा हुआ था, कितनी वोटों से जीता है, किसको हराया है, कितने उस क्षेत्र के अंदर जो प्रत्याशी थे वो खड़े हुए थे, किस किस पार्टी से खड़े हुए थे, नहीं। बस हमने क्या देखा कि भाई अच्छा ये जीत गया, ठीक है भाई, तो वहां का सीएम कौन हो गया, फलाना हो गया। तो जो हम मेन हेडिंग पढ़ते हैं उस हेडिंग को क्या कहता है, याद रखना, इसे स्कीमिंग कहा जाता है। ये चीज याद रखना। जैसे देखो किसी भी चीज की हेडिंग को पढ़ना, ये याद रखना आप लोग। अब पढ़ेंगे जो सेकंड बच्चा होता है उसे कहा जाता है स्कैनिंग। स्कैनिंग या क्या होता है याद रखना, ये भी क्या होती है, ये भी रीडिंग होती है। अब स्कैनिंग क्या है इसके बारे में जानते हैं एक एक करके हम लोग। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो बच्चे याद रखना, यहाँ पाठक किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए वाक्यों को जल्दी से पार कर जाता है। जैसे हमने कहीं पर देखा, इस चीज के बारे में समझिए आप लोग। देखिए याद रखना, अगर मैं बात करता हूं इस चीज के बारे में, तो देखो अब हमने किसी चीज को, हम कभी कभी किसी पाठ को पढ़ते हैं और हमें पता है कि हम कहीं पेपर में बैठे हैं, हमारे पास कोई नकल आती है, तो क्या हम पाठ को पढ़ने लग रहे हैं, तो हम पूरी लाइन को नहीं पढ़ते, कभी कभी बस ऊपर से पढ़ेंगे, बीच में से पढ़ दिया, नीचे से पढ़ दिया, बस ठीक है भाई हमें पता चल गया। हमें कोई चीज पता हो, थोड़ी जानकारी, तो जल्दी मेन मेन चीज को पढ़ने लेते हैं, तो वही क्या होता है याद रखना, उसे कहता है स्केमिंग। इसमें सिर्फ हेडिंग को पढ़ा जाता है और इसमें मेन मेन बातों को पढ़ा जाता है, कुछ लाइनों को ड्रॉप कर दिया जाता है। नेक्स्ट होता है गहन पठन। क्या होता है याद रखना, गहन पठन में बारीकी से और समय लेकर पढ़ा जाता है। यहाँ पाठक को प्रत्येक शब्द का अर्थ समझाना होगा, यानी कि जो टीचर होगा वो क्या करेगा, वो पूरे गहन तरीके से पढ़ेगा, हर एक चीज को डिटेल से पढ़ेगा। डिटेल से पढ़ने के बाद में क्या करेगा कि वो आपको उस जगह क्या देगा, याद रखना, आंसर देगा, जवाब देगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है अतिशय अभ्यास। अब जो ये अतिशय अभ्यास होता है ये क्या होता है बच्चे, इसके बारे में जानेंगे। तो याद रखना, यह पठन धारा प्रभाव पर अधिक जोर देता है और सटीकता पर कम, यानी कि ये सिर्फ पढ़ने पर वो देगा भाई। अतिय अभ्यास का मतलब होता है, याद रखना, अतिशय अभ्यास का मतलब होता है कि सिर्फ ओनली ये क्या है, पढ़ने पर फोकस कर रहा है, बाकी और किसी पे फोकस नहीं है, गलत कर रहे हो सही कर रहे हो कोई मतलब नहीं है, बस किस पे फोकस करेगा भाई, हो सिर्फ ओनली पढ़ने पर। इसी के साथ देखिए ये आपका जो पढ़ने के प्रकार है वो भी समाप्त होते हैं। भाषा विकास की अवस्थाएं। अब भाषा विकास की अवस्थाएं कौन सी होती है, इन चीज के बारे में जानेंगे। तो देखिए अगर मैं भाषा विकास की बात करता हूं तो पहला होता है क्रंदन, यानी कि जिसे ट्राई बोलते हैं। अब ये क्या होता है याद रखना, ये जन्म के बाद होती है। तो बच्चे में जो क्रंदन होता है वो कब होता है, जन्म के बाद होता है। तो पहला स्टेप कौन सा होगा मेरे भाइयों, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आपका पेपर में आएगा, इस चीज को याद रखना। तो ये क्रंदन क्या होता है, जब जन्म के बाद बच्चा जो होता है वो रोना प्रारंभ कर जाता है, तो उसको कहा जाता है याद रखना क्रंदन, यानी कि कैरी। नेक्स्ट होता है अनुकुंजन, भाई याद रखना, यानी कि कुइंग। कुइंग क्या होता है, अनुकुंजन क्या होता है, ये 1 माह से लेके 4 या 5 माह का बच्चा करता है। कुइंग होता क्या, इसे जानना। यह कुइंग एक स्वर ध्वनि है, जैसे यू ऊ आ, जो बच्चा होता है वो क्या करता है, वो 1 से 5 माह का बच्चा जो अजीब सी आवाज नहीं करता, आ, ऊ, ऐसे जो बच्चा करता है, इस तरीके से जो बच्चा साउंड निकालता है, यही क्या होता है देखना, इसी को कुइंग कहा जाता है। तो पहले जो सेकंड हो जाता है वो क्या होगा, बच्चा कुइंग होगा। कभी कभी ये क्रंदन ना आकर ऑप्शन में आपको सीधा जो अनुकुंजन होता है कुइंग से ही क्या है ऑप्शन देना प्रारंभ कर देता है।
अब देखिए नेक्स्ट है बबलाना या बबलिंग क्या होती है इसे समझना। ये तीसरा होता है आपका बबलिंग क्या है इसे समझना। ये 6 से लेके 10 माह के बच्चे के अंदर होती है। इसमें जो बच्चा होता है वो स्वर और व्यंजन की ध्वनि को जानना शुरू कर देता है। अब बच्चा जो है वो कुछ शब्दों को बोलना हल्का सा बबलाना, जैसे मा, पा, दा, बा, मैं। बच्चा वे इस प्रकार के जो स्वरों को होता है वो बोले, स्वर हो या व्यंजन, उन शब्दों ऐसे प्रकार के शब्दों को बोलना शुरू कर देता है। इन्हीं को कहा जाता है, इनको कहा जाता है बबलाना। बच्चा इनको क्या कहता है, याद रखना, बबलाना बबलिंग कहा जाता है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखिए चौथा जो है बच्चा वो क्या है, एक शब्द का उच्चारण। एक शब्द का उच्चारण का मतलब क्या है, ये आता है बच्चे में 10 माह से लेकर 12 माह के अंदर। यह वयस्कों द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों से मेल नहीं खा सकता है। यानी कि जो एक वयस्क व्यक्ति होता है उसके विचारों से, उसके शब्दों से मेल नहीं खाएगा, लेकिन बच्चे के अपने ही कुछ सेंटेंस रहेंगे। जैसे उसे पानी बोलना है तो पानी के लिए जरूरी नहीं है कि वो पानी ही बोलेगा, वो पा बोल देगा, बस पा, माँ, पापा, वो क्या बोलेगा, पापा। तो पेरेंट्स समझ जाएंगे भाई इसे पानी चाहिए। तो ये शब्द होते हैं बड़ों के मुकाबले क्या होते हैं, इतने स्पष्ट नहीं होते हैं, इसलिए बड़ों के शब्दों से मेल नहीं खाते हैं। नेक्स्ट है टेलीग्राफिक वाचन क्या होता है, इसके बारे में जाने। टेलीग्राफिक जो वाचन है वो क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान के अनुसार टेलीग्राफिक भाषण बच्चों में भाषा अधिग्रहण के दो शब्द के संक्षिप्त और कुशल भाषण की अवस्था है। जिन शब्दों को वह उच्चारण नहीं कर पाता उनके बदले दूसरे शब्दों को काम में ले आता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, याद रखना, टेलीग्राफिंग कहा जाता है। तो जैसे पानी का पापा हो जाएगा, पानी का क्या हो जाएगा मेरे भाई, याद रखना, पापा। ये चीज समझ में आई। मम्मा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, याद रखना, मम्मा। ये सारे ये होते हैं टेलीग्राफिक वाचन, यानी एक शब्द का यूज किसी दूसरे शब्द के लिए कर दे, वही क्या होता है, टेलीग्राफिक वाचन। नेक्स्ट होता है दो शब्दों के उच्चारण। दो शब्दों के उच्चारण क्या होते हैं। अब ये जो होता है वो 1.5 वर्ष से लेकर बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है। इसमें धीरे धीरे 1.5 वर्ष से 2 ढाई वर्ष की आयु के बीच बच्चे दो शब्दों के उच्चारण बनाने के लिए एकल शब्दों को जोड़ना प्रारंभ कर देता है। यही क्या होता है, याद रखना, दो शब्दों के उच्चारण कहलाता है मेरे भाइयों। तो इसी के साथ जो ये भाषा का विकास होता है बच्चे का, ये होता है। तो आप लोगों को ये हेडिंग डालनी है, दो शब्दों के उच्चारण, टेलीग्राफिक वाचन, सीधा सीक्वेंस से पूछ जाता है। एक वाचन का उच्चारण बबलाना हो जाएगा, अनुकुंजन हो जाएगा, याद रखना, क्रंदन हो जाएगा। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है भाइयों। और अगर इसी प्रकार के नोट्स चाहते हो तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, आप लोग क्या है याद रखना, उस व्हाट्सअप करके वहां से आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हो। हिंदी भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, याद रखना। अगर मैं हिंदी भाषा शिक्षण के सिद्धांत की बात करता हूं तो भाइयों कितने होते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं जो बच्चों को सिखाने के सही तरीके हैं। अब ये बच्चों के 8 तरीके कौन कौन से हैं, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके यहाँ से भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। देखो पहला तरीका होता है सरल से कठिन, यानी बच्चों को हमेशा सरल से कठिन चीजें सिखानी चाहिए, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। दूसरा होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि जो बच्चों को जानकारी हो पहले उसे बताइए, फिर उसके बाद में अज्ञात की तरफ ले जाइए। तीसरा है मूर्त से अमूर्त, यानी कि जो पहले बच्चे के सामने, मूर्त का मतलब होता है कि जो चीज सामने रखी है पहले उसके बारे में बताइए, फिर जो उसके सामने नहीं है फिर उसके बारे में बताइए। उसी के बाद देखिए 3 हो चुके हैं। ये जो चौथा होता है बच्चे, ये होता है विशिष्ट से सामान्य। विशिष्ट से सामान्य के बारे में याद रखना, ना कि सामान्य से विशिष्ट। बहुत बच्चे यहाँ पर सोचते हैं कि यार बच्चे को पहले सामान्य चीज बतानी चाहिए फिर उसके बाद में विशिष्ट चीज बतानी चाहिए। बच्चा ये नहीं होता। विशिष्ट से सामान्य का जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है कि बच्चों को सबसे पहले किसी एक बड़ी चीज को बता दो। जैसे भाई ये पेड़ है, अब पेड़ को बता दे विशिष्ट चीज है। अब सामान्य चीज बताते रहो कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, पेड़ की हम छाया में बैठते हैं, पेड़ हमें फल देता है। अब सामान्य चीज बताते रहो। तो ये क्या होता है बच्चा, देखना, विशिष्ट से सामान्य की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, आगमन से निगमन की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की। देखिए आगमन से नियम का मतलब होता है पहले उदाहरण दीजिए बच्चे को, फिर नियम की तरफ ले जाइए। पूर्ण से अंश का मतलब होता है पहले किसी चीज को भैया पहले एक बार बता दीजिए, फिर उसको अंश के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। नेक्स्ट है विश्लेषण से संश्लेषण। तो विश्लेषण का अर्थ होता है कि किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, उसके बाद क्या करना है याद रखना, उन टुकड़ों को, जो टुकड़े बांटे हैं उन टुकड़ों को इकट्ठा कर दो, ये होता है संश्लेषण। तो देखिए हमारे 8 हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमारे 8 प्रकार होते हैं भाई, याद रखना। पेपर के लिए ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और हर बार पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखिए उसके बाद में बहुभाषिकता क्या होती है बच्चा, याद रखना।
अगर हम लोग बात करते हैं बहुभाषिकता, तो बच्चे प्रारंभ से ही बहुभावी होते हैं या बहुभाषिकता होते हैं, इस चीज के बारे में याद रखना। अब ये कैसे बहुभाषी होते हैं इसे समझना। बहुभावी ना होकर बहुभाषी होते हैं, याद रखना मेरे भाइयों। कैसे होते हैं ये लोग? यह बहुभाषी होते हैं, यानी कि बच्चे के अंदर बहुत सारी जो भाषाएं होती हैं वो होती हैं। बहुभाषिकता संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती हैं, यानी कि जो बहुभाषा जितना बच्चे के अंदर भाषाएं होंगी उसका जो संज्ञानात्मक विकास है उतना ही ज्यादा क्या होता है, विकसित होता है। संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करती है, यानी जो कल्चर होता है वो व्यक्ति के क्या करती है, याद रखना, व्यक्तित्व का निर्माण करती है। इस चीज के बारे में भाई आप लोग याद रखना। और इसी के बाद अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो इसी के बाद अगर हम बहुभाषिता के अंदर बात करते हैं बच्चा, तो इसी में एक पॉइंटर आ जाता है कि उच्च कक्षाओं के लिए बहुभाषिकता याद रखना। अगर मैं बात करता हूं कि उच्च कक्षाओं के लिए बहुभाषिक शिक्षण, बहुभाषिक शिक्षण उद्देश्य पूर्ण होता है या उद्देश्य होता है। क्यों उद्देश्य होता है इसके बारे में समझना बच्चा। इसका मतलब था भाषा की बारीकी और सौंदर्य को जानने के लिए, भाषा की बारीकी और सौंदर्य को जानने के लिए। तो यानी कि भाषा की सौंदर्य को जानने के लिए याद रखना, उच्च कक्षाओं के अंदर जो बहुभाषिक शिक्षण होता है वो क्या होता है, उद्देश्य पूर्ण होता है। तो इसी के साथ आज जो हमारी क्लास है उसका हम क्या करते हैं भाई, समापन करते हैं। आई होप चीज़ आपको समझ में आई होंगी। हर चीज़ आपको वो चीज़ पढ़ाई गई है जो सिर्फ आपके एग्जाम से संबंधित है। तो देखिए बच्चा ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में। अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आपको इसी प्रकार के नोट चाहिए तो आप 99911586 जो ये नंबर है इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, या आप लोग क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो जिसका नाम क्या है, जीत मंत्रा। या डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, आप लोग एक बार वहां से नोट पाने की सारी चीज़ दे रखी है, आप एक बार उसे चेक कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी तरीके से। आपकी जो हिंदी की जो क्लास है वो समाप्त होती है पेडागोजी। अब आपकी जो नेक्स्ट जो पेडागोजी आएगी वो ईवीएस आएगी। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार तरीके के साथ। जय हिंद, जय भारत।